और जो सूक्ष्म जीव है साथियों, जैसे कि वायरस बैक्टीरिया, इसमें किस प्रकार का श्वसन होता है साथियों? तो अवायवीय श्वसन होता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, बीजों की अंकुरित अवस्था में किस प्रकार का श्वसन होता है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, ये भी एक मैराथन क्लास होने वाली है और इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र से अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लीजिए। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भैया रेलवे में रेलवे में। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। देखिए, अगर मैं अंतः श्वसन की बात करूं, जब आप श्वास लेते हो साथियों, उसकी बात करूं तो भैया वायु में कौन कौन सी गैसें होती है? तो ऑक्सीजन होती है साथियों 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% और नाइट्रोजन होती है साथियों 78%। और अदर मात्रा में कुछ छोटी मोटी गैसें होती है। तो साथियों, जो वातावरण में उपस्थित वायु है वही तो आप श्वास लेते हो, यानी कि अंतः श्वसन करते हो। आपने जो गैस इनहेल की साथियों, वो ये है वातावरण में उपस्थित। ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और नाइट्रोजन 78% है। अब निःश्वसन की बात करते हैं साथियों, तो इसका मतलब होता है जब आप श्वास छोड़ते हो तो कौन सी गैस कितनी मात्रा में छोड़ते हो। तो देखिए, ये तो आपने ली, वातावरण में उपस्थित जो गैस है वो इतनी प्रतिशत होती है, इतनी ही प्रतिशत आप लेते हो। लेकिन छोड़ते कितनी हो? ऑक्सीजन साथियों आप 21% तो लेते हो, लेकिन भैया छोड़ते कितनी हो? 16%। ये कहाँ काम में आती है, अब भी बात करने वाला हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड साथियों 0.03% तो लेते हो आप, लेकिन भैया छोड़ते कितनी हो? 4% के आसपास। और नाइट्रोजन जो है साथियों, वो भी भैया आप 78% ही छोड़ते हो और 78% ही लेते हो। तो अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो गाइज, अभी आपने देखा कि जो नाइट्रोजन है साथियों, आपने 78% ही ली और 78% ही छोड़ी। तो भैया वायु के इस घटक में साथियों कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी मात्रा में आप वातावरण से 78% नाइट्रोजन लेते हो और 78% नाइट्रोजन ही छोड़ते हो। अब बात करते हैं साथियों कि आपने 21% तो ली, लेकिन भैया छोड़ी जब 16% छोड़ी, तो ये भैया 5% ऑक्सीजन कहाँ काम आ गई? ठीक है, देखिए बात करते हैं श्वसन क्या होता है। देखिए, श्वसन के बारे में मैं आपको बताऊं तो श्वसन एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, यानी कि एक जैविक अभिक्रिया है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है साथियों कोशिकीय श्वसन में सहायता करना। किसमें सहायता करना? कोशिकीय श्वसन में, कोशिकीय श्वसन में सहायता करना। अब बात आती है कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है। तो देखिए, हमारी कोशिकाओं के पास क्या होता है साथियों, C6H12 और 6 ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों ATP यानी कि ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। या फिर मैं ये कहूँ साथियों कि श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाना है, मैं ये भी कह सकता हूँ।
आपकी कोशिकाओं के पास क्या होता है साथियों, ग्लूकोज होता है। अब देखिए, आपने नाक के थ्रू श्वास लिया, वातावरण में उपस्थित ये थी, 21% आपने लिया। फिर नाक से श्वास नली की सहायता से साथियों आपके फेफड़ों तक ये गैसें पहुंचेगी, ठीक है। फिर साथियों फेफड़ों में क्या होता है, ब्लड होता है। तो भैया ये 21% में से ये 5% ऑक्सीजन आपके ब्लड में उपस्थित आरबीसी में, आरबीसी का एक घटक है हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन साथियों 97% तो इस ऑक्सीजन का परिवहन करता है और 5% करता है, 3% करता है भैया आपका प्लाज्मा ऑक्सीजन का परिवहन। यानी कि हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा आपकी कोशिकाओं के पास इस ऑक्सीजन को ले जाएगी भैया। इतनी बात क्लियर है। इस ऑक्सीजन को कितने प्रतिशत, 5%। तो कोशिकाओं के पास क्या उपस्थित है, ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, जो ब्लड लेकर के आया, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन, और जो प्लाज्मा लेकर के आया है साथियों 5%, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा, ये 5% ऑक्सीजन को लेकर आता है आपकी कोशिकाओं के पास। फिर कोशिकाओं के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया हमारे श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना। तो भैया 5% तो ये इस ग्लूकोज को तोड़ने में काम आ गई आपकी ऑक्सीजन। लेकिन भैया हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड ली वो तो 0.03% ली, लेकिन भैया छोड़ी जब 4% छोड़ी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से, देखिए ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा गया साथियों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है साथियों, ये भैया 3 से 4% यहां से आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको समझ में आ गया कि भैया ऑक्सीजन तो ये कहां से आई और भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई। तो जब हम श्वास लेते हैं साथियों तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं। कितनी बात क्लियर है, ओके भैया। लेकिन जब हम छोड़ते हैं सांस साथियों तो ऑक्सीजन 16% छोड़ते हैं, क्योंकि 5% इस ग्लूकोज को तोड़ने में ऑक्सीजन काम आ गई। इतनी बात क्लियर है। और कार्बन डाइऑक्साइड साथियों 4% छोड़ते हैं, क्योंकि भैया इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ने पर यहां पर किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड साथियों ब्लड की सहायता से घुल करके आपके फेफड़ों के पास आ जाएगी, फेफड़ों से फिर साथियों श्वास नली और नाक की सहायता से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये होती है साथियों 4% कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि भैया ऑक्सीजन का उपयोग तो कहाँ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कैसे होता है। और जब हम छोड़ते हैं तो इस ऑक्सीजन की मात्रा घट क्यों जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ क्यों जाती है। और साथियों ये ध्यान रखना है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया वायु के इस घटक का यानी कि नाइट्रोजन का प्रतिशत यानी कि अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं आता, जितना लेते हैं उतना ही छोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ओके भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपसे रेलवे में पूछे जाते हैं भैया, ग्रुप डी एनटीपीसी में, एसएससी में पूछे जाते हैं, पटवार में पूछे जाते हैं और भैया पुलिस में पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस हो चाहे राजस्थान पुलिस हो या फिर कोई अदर पुलिस हो, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की। तिलचट्टा कॉकरोच का मुख्य श्वसन अंग है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है वातरंदर, स्टोमेटा कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर बी है गलफड़े, इसे गिल्स कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है वायु नलिका, इसे ट्रेकिया या विंड पाइप कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है त्वचा, जिसे स्किन कहा जाता है। अगर गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए भैया एक्चुअली में श्वसन अंग क्या होता है, तो गाइज आपको पता है कि जो अंग श्वसन में सहायक होता है वो होता है भैया श्वसन अंग। जैसे कि हमारी नाक है, हमारी वायु नली है, हमारे फेफड़े हैं, ये सभी श्वसन अंग है। लेकिन भैया आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर का मुख्य श्वसन अंग क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए साथियों तो भैया कौन है, आपके फेफड़े हैं। उसी तरीके से साथियों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तिलचट्टा होता है, ये जो कॉकरोच होता है, उस कॉकरोच का मुख्य श्वसन अंग क्या है। देखिए साथियों बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस क्वेश्चन में मैं। तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है उसका मुख्य श्वसन अंग है साथियों वायु नली यानी कि ट्रेकिया, जिसे आप विंड पाइप भी कहते हो। क्या कहते हो भैया, विंड पाइप। ये भैया कॉकरोच तिलचट्टा का मुख्य श्वसन अंग है। याद रखना साथियों ये जो कॉकरोच तिलचट्टा है इसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैंने भैया इस पर अलग एक क्लास बना भी रखी है, अगर आपको जाना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और भैया आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं वातरंध्र स्टोमेटा। देखिए आपकी जो पत्ती होती है पेड़ की कुछ इस तरीके से होती है, तो इनमें साथियों छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बहुत सारे, इन्हें कहा जाता है वातरंध्र। और साथियों पादपों का जो श्वसन अंग है मुख्य, वो क्या है साथियों, वो भैया यही है वातरंध्र स्टोमेटा। इतनी बात क्लियर है। ओके, गलफड़ों की बात करते हैं, गिल्स की बात करते हैं साथियों। तो जो मछली होती है, इस मछली का मुख्य श्वसन अंग होता है भैया आपके गलफड़े, आपके गिल्स। इतनी बात क्लियर। ट्रेकिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया साथियों, तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है उसका मुख्य श्वसन अंग है। त्वचा की बात करें साथियों, तो जो केंचुआ होता है, जिसे आप किसान का मित्र भी कहते हैं, वो केंचुआ का मुख्य श्वसन अंग होता है साथियों त्वचा। एक और है साथियों अमीबा, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अमीबा के बारे में बात करें साथियों, तो शरीर की सामान्य सतह से ही श्वसन करता है, शरीर की सामान्य सतह से। इसका मुख्य श्वसन साथियों इसके शरीर की सामान्य सतह है। इतनी बात क्लियर है। मेंढक के बारे में साथियों लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मेंढक जब पानी में होता है साथियों, तो भैया त्वचा इसका मुख्य श्वसन अंग माना जाता है। और साथियों जब धरती पर होता है भैया, तो इसके पास लंग्स होते हैं, आपके फेफड़े होते हैं, इससे यह श्वसन करता है। बोलो इतनी बात क्लियर है। स्तनधारियों की बात करें साथियों, जैसे कि हम भी स्तनधारियों में, स्तनधारी वह जीव होते हैं साथियों जो अपने बच्चे को दूध पिलाए, जैसे कि मानव, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, ये सभी साथियों स्तनधारी में आते हैं। और इनका जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है लंग्स, यानी कि फेफड़े। और जितने भी पक्षी है साथियों, उन सभी का मुख्य श्वसन अंग भी कौन है, आपके लंग्स ही है। बोलो क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ आ गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भैया मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं बायोलॉजी के, जाइए पढ़िए, जीत आपको हम दिला कर रहेंगे, बस विश्वास करो हमारे। अगर आपको हम पर विश्वास है तो जीत आपकी पक्की है, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो डालते हैं, बहुत सारे चैप्टर करा रखे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं साथियों इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सूक्ष्म जीव साथियों उसे कहते हैं जिसे नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इसे होते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों में किस प्रकार का श्वसन होता है? गाइज आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। श्वसन के बारे में बात करें साथियों, तो जो श्वसन होता है भैया वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है साथियों वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। ध्यान से समझना, वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है साथियों जो भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन वह श्वसन होता है साथियों जो भैया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कहने का मतलब साथियों वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इस ऊर्जा को हमारे कोशिका, हमारे उत्तक, हमारे ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसमें साथियों ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का पूर्णतः दहन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि वायवीय श्वसन में क्या ग्लूकोज का पूर्णतः दहन होता है?
हाँ साथियों, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः दहन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज जब टूटता है साथियों तो भैया 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, यानी कि एटीपी के 38 अणु बनते हैं। अब आते हैं अवायवीय श्वसन में। तो देखिए मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए साथियों एंजाइम और भैया उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या बनता है, इसमें इथेनॉल या फिर मैं कह सकता हूँ कि भैया लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बनता है और साथ ही साथ में ऊर्जा बनती है एटीपी। इतनी बात क्लियर है। इसमें साथियों जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है। जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है साथियों C6H12O6, जब ये टूटता है साथियों, जब ये टूटता है तो भैया एटीपी के सिर्फ 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं साथियों? 2 अणु बनते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए वायवीय श्वसन तो किन जीवों में होता है और अवायवीय श्वसन किन जीवों में होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वायवीय श्वसन होता है साथियों, इसके एग्जाम्पल है स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी है साथियों, इसमें मानव जाति भी आती है, आप सभी को पता है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी में साथियों किस प्रकार का श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अवायवीय श्वसन की बात करें तो साथियों हमारी जो ऐच्छिक पेशियां होती है उनमें भी अवायवीय श्वसन होता है। और आप सभी को पता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और जिससे क्या होता है, हमें थकान महसूस होती है। तो हमारी जो ऐच्छिक पेशियां होती है उनमें भी साथियों अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। शराब जो बनती है साथियों, अगर उसके बारे में पूछे तो किण्वन प्रोसेस के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा, किण्वन विधि द्वारा बनती है। लेकिन किस प्रकार का श्वसन होता है? तो साथियों अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है। और जो सूक्ष्म जीव है साथियों, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इसमें किस प्रकार का श्वसन होता है साथियों? तो अवायवीय श्वसन होता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, बीजों की अंकुरित अवस्था में किस प्रकार का श्वसन होता है? बीजों की अंकुरित अवस्था में किस प्रकार का श्वसन होता है? किस प्रकार का श्वसन होता है साथियों? अवायवीय श्वसन होता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो, आया कुछ समझ में? तो इस क्वेश्चन का राइट का आंसर क्या होगा? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अवायवीय श्वसन। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है साथियों कि सूक्ष्म जीवों में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो अवायवीय श्वसन होता है। क्योंकि सूक्ष्म जीव जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इनमें साथियों जो श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है। बात क्लियर? स्तनधारियों में वायवीय श्वसन। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट के क्वेश्चन मिस मत करना साथियों, बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। पूरे चैप्टर का निचोड़ साथियों इन्हीं क्वेश्चनों में है, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार ये सीरीज देख लीजिए, सभी चैप्टरों की एक क्लास लेके आऊँगा और साथियों इन क्वेश्चनों में मैं सारा चैप्टर कवर करवाता हूँ, आपको पता है। जैसे कि एक क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन से कम जानकारी नहीं देता। अगर आप साथियों देखोगे जो मैंने बोर्ड पे लिखाई हुई बातें हैं, इनमें लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास निकलते हैं। मैं चाहूँ तो आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हमारा काम है और भैया बाकी का पढ़ना लिखना आपका काम है। ठीक है। अगर आपको डिटेल में एक क्वेश्चन जानना है तो साथियों श्वसन तंत्र से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने चैप्टर भी पढ़ा रखा है और साथियों चैप्टर वाइज MCQ की सीरीज भी करवा रखी है, तो जाओ देखिए। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। देखिए भैया अब बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो ट्रेकिया है आपकी, जो विंड पाइप है जिसे आप हिंदी में वायु नली कहते हो, उसकी लंबाई कितनी है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है भैया 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना भैया, वो होगा ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 सेंटीमीटर। साथियों आपका जो ट्रेकिया होता है, जो विंड पाइप होती है, जो वायु नली होती है साथियों, वायु नली, इसकी लंबाई होती है। और अगर आपसे भोजन नली की लंबाई पूछे, भोजन नली की लंबाई कितनी होती है, तो भैया 25 सेंटीमीटर होती है। और भैया जो विंड पाइप है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है साथियों एयर को, यानी कि हवा को लंग्स तक पहुंचाना, लंग्स तक पहुंचाना। बोलो इतनी बातें समझ में आपको आई या नहीं आई, आ गई? ओके भैया, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पल्मोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है साइटोलॉजी। पता नहीं कौन सा मामला है। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए पल्मोनोलॉजी। क्या भैया? पल्मोनोलॉजी। पेन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, बहुत ज्यादा 2-3 बार स्याही भर दी, पेन चेंज करना पड़ेगा कल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है साथियों जिसमें हम फेफड़ों का अध्ययन करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं हीमेटोलॉजी। तो ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है साथियों हीमेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। आपकी सेल कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। एक होता है टिश्यू, ऊतक, ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया फेफड़े आपके लंग्स के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो उस शाखा को कहा जाता है भैया पल्मोनोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे ये बताओ साथियों, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके फेफड़ों की लोकेशन क्या है, यानी कि आपके फेफड़े आपके शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं, लोकेशन, लोकेशन होती है साथियों हमारे फेफड़े आपके पसली पिंजरा में उपस्थित होते हैं। पसली पिंजरा किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, मैंने आपको पढ़ाया है साथियों, आपकी स्टर्नम से। स्टर्नम कहा जाता है साथियों सीने की अस्थि को, आपकी पसलियों से, और भैया आपकी रीढ़ की हड्डी से। ये तीनों मिलकर साथियों पसली पिंजरा का निर्माण करती है। पसली पिंजरा साथियों आपके लंग्स, आपका जो लंग्स है और आपका जो हार्ट है, आपके फेफड़ों को और आपके हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ये एक जाल होता है साथियों खोखला। इसमें हमारे फेफड़े यानी कि आपके लंग्स और भैया आपका हृदय उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है? अगर केविटी पूछे तो भैया थोरेसिक केविटी बता देना। थोरेसिक केविटी में आपका फेफड़े उपस्थित होते हैं। रंग कैसा होता है साथियों इसका? कलर के बारे में पूछे आपसे कि भैया फेफड़ों का कलर कैसा है, तो गुलाबी है। अगर आपसे भार पूछे, वेट पूछे साथियों इसका भार, वजन, तो भैया 1.3 से लेकर के 1.5 kg के आसपास आपके फेफड़ों का भार होता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? लोकेशन पसली पिंजरा में उपस्थित होती है। पसली पिंजरा किस किस का बना हुआ होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टर्नम सीने की अस्थि से, ये वाली जस्ट सामने वाली टाई के आकार की अस्थि होती है। ये आपकी पसलियों से 12 जोड़ी पसली होती है। और रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी व्यस्क में 26 होती है और बच्चों में 33 होती है।
ये हड्डियां साथियों मिलकर आपके पसली पिंजरा का निर्माण करती है। इस पसली पिंजरा में आपके फेफड़े और आपका हृदय उपस्थित होता है, या फिर ये पसली पिंजरा आपके फेफड़ों को और आपके हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। थोरेसिक कैविटी, कैविटी एक्चुअली में साथियों खाली जगह को कहा जाता है, यानी कि आपके वक्षीय गुहा कहा जाता है थोरेसिक कैविटी को हिंदी में। आपके सीने में जो खाली जगह है साथियों वो होती है ये थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा। कलर गुलाबी, भार 1.3 से 1.5 kg। और ये सब साथियों अध्ययन है, शाखाएं है बायोलॉजी की या फिर साइंस की। इसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ एक ना एक क्वेश्चन इसका जरूर लेता हूँ, क्योंकि भैया अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि हमारे फेफड़ों के नीचे एक झिल्ली होती है। एक्चुअली में साथियों नीचे नहीं होती, आपके फेफड़ों के चारों ओर होती है। आपके फेफड़ों के चारों ओर एक झिल्ली होती है जो आपके फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करती है। एक्चुअली में उस झिल्ली का नाम आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है साथियों, ऑप्शन नंबर ए प्लूरा, ऑप्शन नंबर बी है पेराइटल प्लूरा, ऑप्शन नंबर सी है विसरल प्लूरा, ऑप्शन नंबर डी है प्लूरल फ्लूइड। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लूरा। प्लूरा साथियों वह झिल्ली है जो भैया आपके फेफड़ों को भारी आघातों से बचाती है, यानी आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब ये जो प्लूरा होती है साथियों, ये दो परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। एक होती है भैया पेराइटल प्लूरा और दूसरी होती है भैया विसरल प्लूरा। और इन दोनों परतों के बीच में साथियों एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहा जाता है भैया प्लूरल फ्लूइड। जब भी न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया बीमारी जो होती है साथियों ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। मैंने आपको न्यूमोनिया के बारे में बताया था, किस बैक्टीरिया से होती है साथियों, तो भैया डिप्लोकोकस और स्ट्रिप्टोकोकस, ये दो बैक्टीरिया है साथियों। ये दो बैक्टीरिया है भैया, और इसी ही बैक्टीरिया के कारण आपको न्यूमोनिया रोग होता है। इतनी बात क्लियर है? और इस न्यूमोनिया रोग में क्या होता है साथियों, आपकी प्लूरा की जो दो परत होती है, पेराइटल प्लूरा और जो विसरल प्लूरा है, इन दोनों के बीच में साथियों जो द्रव भरा रहता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। और इसी ही द्रव में साथियों पस पड़ जाती है। इसमें क्या पड़ जाती है साथियों? पस पड़ जाती है। और आपके शरीर में साथियों आपको सांस लेने में परेशानी आती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, आपके नाखून साथियों नीले पड़ जाते हैं, आपके होंठ नीले पड़ जाते हैं। और न्यूमोनिया के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपके फेफड़ों को चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है जो आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। उस झिल्ली का नाम क्या है साथियों? प्लूरा। इतनी बात क्लियर है? और न्यूमोनिया बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है? डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें क्या होता है साथियों, जो प्लूरा होता है उसकी जो दो परतें होती है साथियों, उनके बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। उसमें पस पड़ जाता है जिससे आपको सांस लेने में परेशानी आती है, और साथियों आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? आपके दांत, आपके होठ सब नीले पड़ जाते हैं। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पेन की स्याही खत्म हो चुकी है साथियों, हो सकता है क्वेश्चन अधूरे रह जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है साथियों, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको दिखने में थोड़ी परेशानी आ रही होगी। फेफड़ों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एल्वियोली, ऑप्शन नंबर बी है सेल यानी कि कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी है नेफ्रॉन। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्वियोली। देखिए जिस तरीके से साथियों आपके शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों वो होती है भैया कोशिका।
ठीक इसी तरीके से आपके फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों वो होती है एल्वियोली। इसे हिंदी में कहा जाता है वायु कुपिका। अब जैसे साथियों आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, तो कोशिकाओं में ही साथियों सब कुछ होता है। कोशिकाओं से ही मिलकर आपका पूरा शरीर बना हुआ होता है। कहने का मतलब जो भी कार्य होता है आपकी कोशिकाओं में होता है, जैसे कि ऊर्जा का निर्माण करना, ग्लूकोज का जाकर के इकट्ठा होना, ठीक है, ऊर्जा का इकट्ठा होना आपकी कोशिका में होता है। बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं आपके शरीर में, वो सभी चीजें आपकी कोशिकाओं में जाके होती है। यानी कि आपके शरीर का मुख्य कार्य कौन करती है? आपकी कोशिका करती है। ठीक उसी तरीके से साथियों आपके फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई है वो एल्वियोली है। आपके फेफड़ों की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो एल्वियोली है। इसलिए साथियों याद रखना, फेफड़ों का जो मुख्य कार्य होगा वो भैया कौन करेगी? एल्वियोली ही करेगी, वायु कुपिका ही करेगी। तो आपके फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है और साथियों सबसे छोटी इकाई भी है, सबसे छोटी इकाई। न्यूरॉन साथियों आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, इसकी सबसे छोटी इकाई है। नेफ्रॉन आपकी जो किडनी है साथियों, इसकी सबसे छोटी इकाई है। यानी कि आपकी किडनी का जो कार्य होगा साथियों वो कौन करेगा? नेफ्रॉन। आपके ब्रेन का जो मुख्य कार्य होगा वो कौन करेगा? आपका न्यूरॉन। आपके शरीर का जो मुख्य कार्य होगा वो कौन करेगी? आपकी कोशिका। और आपके फेफड़ों का जो मुख्य कार्य होगा साथियों वो कौन करेगा? एल्वियोली, वायु कुपिका। अब मुझे ये बताओ साथियों कि आपके जो लंग्स है इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है साथियों ब्लड प्यूरिफिकेशन का, ब्लड प्यूरिफिकेशन का, ब्लड का शुद्धिकरण। अब क्या होता है साथियों ब्लड का शुद्धिकरण? तो अगर सिंपल भाषा में बात कहूं साथियों में, तो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करना ही साथियों क्या कहलाता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन कहलाता है। गैसों की अवस्था में शुद्ध किया जाता है साथियों ब्लड को, वो होता है भैया आपके लंग्स का मुख्य कार्य। अब ये अशुद्ध रक्त क्या है और शुद्ध रक्त क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है साथियों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। आपको पता है साथियों आपके हृदय से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है साथियों वो अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है आपके फेफड़ों तक। आपके फेफड़े क्या करते हैं? अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं, वापस पल्मोनरी वेन्स की सहायता से, यानी फुफ्फुसी शिरा की सहायता से आपके हृदय के पास भेज देते हैं। तो फेफड़ों का मुख्य कार्य यही होता है साथियों ब्लड प्यूरिफिकेशन का, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का। अब ये जो मुख्य कार्य होता है, ये गैसों का जो आदान प्रदान होता है, ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कैसे बदला जाता है साथियों? ये जो कार्य होता है साथियों ये होती है इस तरीके से, एक संरचना होती है जिसे एल्वियोली कहते हैं, वायु कुपिका कहते हैं। और इसी वायु कुपिका में ब्लड होता है और डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है साथियों, विसरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें उच्च दाब वाला अणु हमेशा निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। एक तरफ से तो साथियों ब्लड आता रहता है आपके हृदय से और दूसरी तरफ से साथियों आप जो श्वास लेते हो साथियों वो भैया वो आती रहती है। दोनों अणुओं के बीच में विसरण की प्रोसेस होती है, उसमें उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। इसी प्रोसेस के तहत साथियों भैया आपका ब्लड का शुद्धिकरण होता है, आपके गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये जो सारी प्रक्रिया होती है साथियों ये एल्वियोली में होती है। अभी मैं समझाने लग जाऊंगा साथियों तो आधी घंटा चला जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है साथियों वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने चैप्टर करवा रखा है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। बात क्लियर है? ओके, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कोशिकीय श्वसन की क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस में ATP, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको शुरुआत के क्वेश्चन में बताया था साथियों कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है। इसमें क्या होता है साथियों, जो ग्लूकोज होता है
इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा बनाना ही साथियों क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। मैंने कहा कि आपके कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर उससे ऊर्जा बनाना ही साथियों कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो ये आपकी सेल है, सेल के पास ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण करना ही साथियों क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तीर के इधर वाला जो भाग होता है ये होता है साथियों अभिकारक, और तीर के इधर वाला जो भाग होता है साथियों ये होता है उत्पाद। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोशिकीय श्वसन की जो क्रिया है, यानी कि ये है आपके कोशिकीय श्वसन की क्रिया, इसका मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी यानी कि ऊर्जा। देखिए आपके शरीर में जो ऊर्जा बनती है साथियों वो एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो एटीपी के बारे में भी आपको याद रखना है। बोलो, बात समझ में आई? इस तीर के इधर वाला अभिकारक और इस तीर के इधर वाला उत्पाद, दाईं ओर वाला अभिकारक और बाईं ओर वाला उत्पाद। समझ में आ गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लास्ट के क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भैया मिस मत करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि श्वसन की प्रक्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए पोन्स वेरोलाई, ऑप्शन नंबर बी है मेडुला ओब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको दो चीजें याद रखनी है। वो दो चीजें क्या है? अगर क्वेश्चन आए कि श्वसन की प्रक्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए पोन्स वेरोलाई। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया श्वसन तंत्र को कौन नियंत्रित करता है या मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो कौन सा भाग नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लांगाटा। आप सभी को पता है साथियों मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये हिंड ब्रेन का भाग है भैया, ये दोनों ही पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लांगाटा। पोन्स वेरोलाई होता है साथियों श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है, और जो मेडुला ओब्लांगाटा होता है साथियों ये भैया श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। समझ में आ गई? श्वसन की प्रक्रिया पोन्स वेरोलाई और श्वसन तंत्र को मेडुला ओब्लांगाटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट के क्वेश्चन मिस मत करना साथियों, क्योंकि भैया लास्ट के क्वेश्चनों में हर हमेशा जड़ होती है चैप्टर की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन आज के 2-4 साल पहले रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि श्वसन की प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र है, उपकरण है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए स्पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है स्पेग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है लेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है स्टेथोस्कोप। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्पायरोमीटर के द्वारा साथियों आपके श्वसन की प्रक्रिया को मापा जाता है। स्पेग्मोमेनोमीटर की बात की जाए साथियों तो भैया ये रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। लेक्टोमीटर की बात की जाए साथियों तो भैया दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। स्टेथोस्कोप की बात की जाए साथियों तो इस यंत्र से हृदय की धड़कन की आवाज सुनी जाती है, हृदय की धड़कन को सुना जाता है। बोलो, 4 उपकरण है साथियों आपके क्लास से रिलेटेड, आपके साइंस से रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दिए। स्पायरोमीटर श्वसन की प्रक्रिया को मापा जाता है, रक्तदाब स्पेग्मोमेनोमीटर, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, और भैया स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन। बोलो, समझ में आया क्वेश्चन के? गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है साथियों, ले लिए भैया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है
कि निम्न में से कौन श्वसन दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। आपके ऑप्शंस है गाइज, ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी है वायुनली, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डायफ्राम। देखिए आज आपको थोड़ी दिखने में परेशानी आ रही होगी क्योंकि रेड पेन है, और रेड पेन साथियों व्हाइट बोर्ड पर चलता तो है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन दिखता कम है क्योंकि पेन में स्याही खत्म हो चुकी है। तो एक्स्ट्रा बचा हुआ था। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा ये जो क्लास है हो ही जाएगी जहाँ तक है जहाँ तक, इसलिए बस आज के लिए सॉरी, कल हम जरूर आपके लिए पेन लेके आएंगे। देखिए क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम। देखिए डायफ्राम साथियों एक मांसपेशीय अंग है, एक मांसपेशीय ऑर्गन या अंग है। ये आपके दोनों फेफड़ों के नीचे लगा होता है। जब आप श्वास लेते हो साथियों तो ये डायफ्राम नीचे की ओर खिसकता है, और जब आप श्वास छोड़ते हो साथियों तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? श्वसन दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है साथियों डायफ्राम। और डायफ्राम के बारे में जाने तो आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा, और साथियों जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी वक्षीय गुहा, इन दोनों को अलग करने का कार्य कौन करता है साथियों? डायफ्राम करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है साथियों आपसे आपके एग्जाम में कि एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? आपका डायफ्राम करता है। ये एक मांसपेशीय अंग है साथियों, आपके फेफड़ों के नीचे लगा हुआ होता है। देखिए फेफड़ों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, एसएससी में पूछा गया था कि निम्न में से कौन शरीर के तापमान को नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है? तापमान को। तो कौन साथियों? आपके फेफड़े, आपके लंग्स। बोलो बोलो जी बोलो। ये जितने भी क्वेश्चन साथियों मैं आपको करवा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं गाइज, पूछे गए हैं। बात क्लियर है? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एसएससी में पूछा गया है। लास्ट का क्वेश्चन साथियों, इस क्वेश्चन का यानी कि इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। मिस मत करना, वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक आपको देखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साथियों कि ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है साइटोप्लाज्म जिसे कोशिका द्रव कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ए व बी, ऑप्शन नंबर डी है साथियों ओनली साइटोप्लाज्म यानी कि केवल कोशिका द्रव। बताओ ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है साथियों? तो भैया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और साइटोप्लाज्म में भी होती है। और अनोक्सीशोषण की प्रक्रिया, अनोक्सीशोषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है साथियों? तो भैया केवल साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, और साथियों अनोक्सीशोषण की प्रक्रिया ओनली साइटोप्लाज्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक शिशु श्वास लेता है लगभग 1 मिनट में। गाइज आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 26 बार, ऑप्शन नंबर बी है 52 बार, ऑप्शन नंबर सी है 72 बार, ऑप्शन नंबर डी है 14 से 16 बार। देखा जाए साथियों तो भैया यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 26 बार। ठीक है, अगर वयस्क की शिशु की बात हो रही है साथियों तो शिशु 1 मिनट में 26 बार के आसपास, लगभग 22 के आसपास 20-22 बार सांस लेता है। तो 26 बार ऑप्शन के हिसाब से सही है। और वयस्क के बारे में बात करें तो 14 से 16 या फिर 18 के आसपास साथियों ये राइट आंसर होता है। हमारा 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है साथियों? तो 72 बार धड़कता है। ये है हृदय की धड़कन। ये क्लास समाप्त होती है साथियों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों, अब तक मैंने 3 चैप्टरों की मैराथन करवा चुकी है। अब तक इनमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं साथियों, जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने कंकाल तंत्र पढ़ लिया, उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया और ये श्वसन तंत्र आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल साथियों हम किसी नए चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम जीत दिला सकें और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, आप अपना सपना पूरा कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।